ब्रिटेन के लिंकनशायर शहर के एक बड़े अस्पताल ग्रैंथम एंड स्टीवन में कई बच्चों की मौतें हुई। सब हैरान थे कि बच्चों की मौतें क्यों हो रही हैं। हॉस्पिटल में बच्चों की मौत एक रहस्य था और वार्ड नंबर 4 मौत का अड्डा। ना कोई सुराग, ना कोई सबूत और ना कोई कातिल, क्योंकि ना खून बहता, ना किसी हथियार का इस्तेमाल होता, बस मासूमों की मौत की खबर आती। आज किलर में एक ऐसी कहानी जिसमें मासूमों की मौत को नेचुरल डेथ माना जा रहा था। 21 फरवरी 1991 की आधी रात को ब्रिटेन के लिंकनशायर के ग्रैंथम एंड स्टीवन अस्पताल में हलचल तेज थी। यहां 7 महीने के मासूम लियाम टेलर को डॉक्टर्स बचाने की कोशिश में लगे थे। मामूली से चेस्ट इन्फेक्शन के लिए लियाम को 12 फरवरी को एडमिट किया गया था। बच्चों के वार्ड नंबर 4 में दाखिल होने के महज कुछ ही घंटों के बाद मासूम लियाम की तबीयत बिगड़ने लगी थी। बच्चों के वार्ड में लियाम सुरक्षित है, ये सोचकर उस रात उसके पेरेंट्स भी घर चले गए थे। लेकिन नर्स ने खबर दी कि लियाम को इमरजेंसी में ले जाया गया है। लियाम के पेरेंट्स आधी रात को हॉस्पिटल भागे। थोड़ी सी राहत के बाद मासूम बच्चे को दोबारा वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। ये रात लियाम की जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। अचानक आधी रात को अस्पताल में मनहूसियत छा गई। लियाम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वार्ड नंबर 4 में ये पहली मौत नहीं थी। इससे पहले भी कई बच्चे अचानक ही मौत का शिकार हुए थे। लियाम की जब मौत हुई तब इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा। ये सोचकर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ हैरान था। बच्चे के आसपास भी कोई नहीं था। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस रात आखिर क्या हुआ था। सभी ने आसानी से इस बात को मान लिया कि लियाम की मौत एक नेचुरल डेथ है। लेकिन अब भी सवाल वही था कि वार्ड नंबर 4 में ही बच्चे दम क्यों तोड़ रहे हैं। 5 मार्च 1991, लिंकनशायर, ब्रिटेन। 5 मार्च 1991 को इसी हॉस्पिटल में लियाम टेलर की मौत के 2 हफ्ते बाद ही 11 साल के टिमोथी हार्डविक को एडमिट किया गया। टिमोथी को मिर्गी का दौरा पड़ा था। आधी रात को ही डॉक्टर्स इमरजेंसी में टिमोथी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स की लंबी कोशिश के बाद भी टिमोथी हार्डविक की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक टिमोथी की मौत का कारण मिर्गी का दौरा था। हैरानी की बात यह थी कि मिर्गी के दौरे से किसी की मौत कैसे हो सकती है। इस बार भी मौत का अड्डा था वार्ड नंबर 4। It wasn't known whether the responsibility lay with staff or with parents or with support staff. टिमोथी हार्डविक की मौत के 3 दिन बाद 8 मार्च 1991 का दिन 1 साल की केली डेसमंड भी वार्ड नंबर 4 के उसी बिस्तर पर मौत से जंग लड़ रही थी जिस पर 2 हफ्ते पहले लियाम टेलर की मौत हुई थी। केली को भी चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत थी। अचानक केली की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन इस बार डॉक्टर्स ने केली को बचा लिया। केली की हालत देखते हुए उसे नॉटिंघम के एक दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया।
इस अस्पताल के डॉक्टर्स ने जांच के दौरान पाया कि कैली के बगल में एक छेद है और उस छेद के पास एक एयर बबल भी है। कैली के शरीर पर एक छोटा सा छेद और एयर बबल्स को डॉक्टर्स ने नजरअंदाज कर दिया था। ये चोट के निशान कातिल की तरफ इशारा कर रहे थे। कैली की जान तो बच गई थी, लेकिन वार्ड नंबर 4 में एडमिट होने वाले सभी बच्चे उतने खुशनसीब नहीं थे, क्योंकि मौत का तांडव आगे भी जारी रहने वाला था। 20 मार्च 1991 को 5 महीने के मासूम पॉल क्रैम्पटन को ब्रोंकाइटिस की शिकायत की वजह से ग्रैंथम एंड स्टीवन हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में एडमिट किया गया। पॉल की बेहतर देखभाल के लिए नर्स बेवर्ली एलिट बच्चे पर नजर रख रही थीं, लेकिन हॉस्पिटल में तबीयत ठीक होने के बजाय पॉल के खून में इंसुलिन की मात्रा खतरनाक ढंग से बढ़ने लगी। इंसुलिन शॉक से पॉल कोमा में भी जा सकता था। On Sunday, I came again and did a ward round. I saw Paul along with all the other children under my care. Again, Paul remained well. All the observations were pretty normal and stable, and I was quite happy. हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मासूम पॉल की जान पर भी खतरा मंडराया, लेकिन इस बार डॉक्टर और नर्स अलर्ट थे, सो पॉल की जान बच गई। लेकिन कुछ देर बाद ही पॉल की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी थी। उसके शरीर में इंसुलिन का लेवल बार बार बढ़ रहा था। सब हैरान थे और इसकी वजह कोई समझ नहीं पा रहा था। हालत खराब होने की वजह से पॉल को दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होते ही पॉल की हालत में सुधार आने लगा और उसकी जान बच गई। लेकिन वार्ड नंबर 4 में मौत का यह तांडव और ज्यादा नहीं चलने वाला था। ग्रैंथम एंड स्टीवन हॉस्पिटल में 21 मार्च को 5 साल की ब्रैडली गिब्सन को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर्स ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जांच में पाया गया कि उसके शरीर में भी इंसुलिन की मात्रा काफी ज्यादा थी। They had a few samples available that we could measure the insulin level in, and when we got the results, at least of some of them, we were stupefied. 22 मार्च 1991 को ही 2 साल का यिक हॉग चेन भी इसी अस्पताल में भर्ती हुआ। एडमिट होने के कुछ ही देर बाद उसका शरीर नीला पड़ गया और दूसरे हॉस्पिटल में उसकी जान मुश्किल से बचाई गई। लेकिन 2 जुड़वा बहनों कैटी और बेकी में से बेकी खुशनसीब नहीं थी। एडमिट होने और 2 दिन हालत में सुधार दिखने के बाद बेकी को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसी रात बेकी दोबारा दर्द से रोने लगी। आधी रात को बेकी ने भी दम तोड़ दिया। ये पहली मौत थी जो वार्ड नंबर 4 में ना होकर बाहर हुई थी, लेकिन बेकी वार्ड नंबर 4 में एडमिट रह चुकी थी। अब अगला नंबर था उसकी जुड़वा बहन कैटी का। बेकी की मौत के बाद कैटी को उसी अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में एडमिट करवा दिया गया। दूसरी बार कैटी की तबीयत इस कदर बिगड़ी थी कि उसके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। नर्स बेवर्ली एलिट की सतर्कता और डॉक्टरों की सूझबूझ से ये मासूम इस बार भी बच गई। Katie was brought into the ward, and Katie was a well child, her twin sister, so there's nothing wrong with Katie. मासूम बेकी को खो चुके कैटी के माँ बाप ने नर्स बेवर्ली एलिट को गॉड मदर समझ लिया था। वो नर्स की देखभाल से इस कदर प्रभावित थे कि भावनाओं के भंवर में बहने लगे। कैटी की जान तो बच गई, लेकिन एक दूसरी मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। 22 अप्रैल 1991 को 1.5 साल की क्लेयर पैक की भी मौत हो गई।
इससे पहले भी 4 बच्चे मौत के शिकार हो चुके थे। सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी नर्स बेवर्ली पर ही थी। क्लेयर पेक की ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि मौत नेचुरल कारणों से हुई है, लेकिन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर नेल्सन पोर्टर ने मामले की जांच दोबारा से की। जांच में डॉक्टर पोर्टर ने पाया कि पिछले 2 महीनों में वार्ड नंबर 4 में एडमिट हुए कई बच्चों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। There are certain aspects of the case that have been investigated already which lead me to believe that some of the incidents at the hospital are suspicious. पहले डॉक्टर नेल्सन को शक हुआ कि हवा में मौजूद किसी वायरस की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जांच में ये बात सामने आई कि मासूम क्लेयर के ब्लड में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। मतलब साफ था कि ये एक असाधारण मौत थी। 18 दिन बाद मामले की जांच पुलिस के हवाले कर दी गई। The last day of April of 1991, I was finishing another murder inquiry and I received a call from a detective sergeant at Grantham, who in turn had been contacted by the hospital authorities. That suggested that there may be some difficulties on the children's ward at Grantham Hospital. क्लेयर की मौत की जांच दोबारा से की गई। जांच में पता लगा कि उसके शरीर में लिग्नोकेन नाम की एक दवाई के अंश मिले। इस दवा की ज्यादा मात्रा से दिल का दौरा पड़ता है। हैरानी की बात थी कि लिग्नोकेन मेडिसिन कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती। जांच अधिकारी स्टुअर्ट क्लिफ्टन का दिमाग अब ठनकने लगा था। उन्हें शक हुआ कि वार्ड नंबर 4 में ही बच्चों की मौत का सुराग छिपा हुआ है। जांच अधिकारी स्टुअर्ट क्लिफ्टन ने पिछले 2 महीनों में हुई बच्चों की मौतों की छानबीन की, जिससे एक राज खुला कि सभी बच्चों के खून में इंसुलिन की मात्रा हद से ज्यादा थी। जांच में एक और खुलासा हुआ कि बेवर्ली एलिट ने इंसुलिन फ्रिज की चाबी खोने की शिकायत की थी और नर्सिंग लॉग भी गायब था। I extended the inquiry to cover all of the children that had been referred. There was something like 24 or 25 collapses involving 12 or 13 children. And we decided that we would chart these and chart who was on duty. मामले की जांच से जुड़े अधिकारी घटनाओं को सिरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की मौत का राज खोलने के लिए एक सुराग की जरूरत थी। जांच में एक चीज कॉमन थी और वो थी नर्स बेवर्ली एलिट। वार्ड नंबर 4 में जितने भी बच्चों की मौत हुई, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी नर्स बेवर्ली एलिट के पास थी। ग्रैंथम एंड केस्टीवन हॉस्पिटल में बेवर्ली एलिट की मौजूदगी शक के घेरे में थी। 6 महीने की जांच के बाद 20 नवंबर 1991 को पुलिस ने नर्स बेवर्ली एलिट को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में नर्स बेवर्ली ने खुद को बेगुनाह बताया। अगर वो बच्चों की रहनुमा थी तो फिर कातिल कौन था? The way she went about providing herself with the opportunity was to cultivate close friendships with the parents. पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया। डॉक्टर्स, नर्सेस और हॉस्पिटल के स्टाफ से कड़ी पूछताछ की। फाइल्स को देखते हुए एक ही चीज खटक रही थी और वो थी हर जगह बेवर्ली एलिट की मौजूदगी। बेवर्ली की पिछली जिंदगी की जांच पड़ताल की गई। पुलिस की जांच से पता चला कि बेवर्ली एलिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार थी। उसे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना पसंद था। बचपन से ही बेवर्ली बीमारी और चोट का बहाना बनाकर डॉक्टर्स की क्लिनिक के चक्कर काटा करती थी।
इसी डिसऑर्डर के कारण बेवरली ने अपनी तरफ सबका ध्यान खींचने के इरादे से मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। बेवरली एलिट दिमागी तौर पर बीमार थी। बेवरली एलिट को बचपन से ही झूठ बोलने की आदत थी। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि बेवरली एलिट बेवजह झूठ बोला करती थी। स्कूल और कॉलेज न जाने के लिए वो अक्सर बिना चोट के अपने हाथ पर प्लास्टर बंधवा लिया करती थी, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो सके। ग्रैंथम एंड स्टीवन अस्पताल में आने से पहले नर्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान भी वो नियमित रूप से ट्रेनिंग में नहीं आती थी। वो अक्सर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चली जाती थी। She was a strange girl in that she showed no fear of the situation that she found herself in. She proffered that she was trying to be helpful, and she tried to distance herself from each of the collapses. बेवरली एलिट की पिछली जिंदगी के बारे में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर सख्त पूछताछ के दौरान कई राज खुल गए। बेवरली एलिट पर 4 बच्चों का मर्डर और 11 बच्चों की जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगा। आखिरकार नर्स बेवरली एलिट ने ये सारे आरोप स्वीकार कर लिए। पुलिस को नर्स बेवरली ने बताया कि वो ही बच्चों को अकेला देखकर उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाती थी। आखिरकार वार्ड नंबर 4 में कई बच्चों की मौत का राज खुल गया था। It was almost with relief, I think, that we're finally coming to the presentation of the evidence and for a jury to make a decision. It was only after she was charged that crowds did start appearing outside the court, and that then, you know, there was the usual scenes of people jeering as the prison van was arriving, was departing. People began to realise there is more to this story than meets the eye. It was then really that, not necessarily a witch hunt, but certainly that people started feeling frustrated and angry towards her. 23 मई 1993 को बेवरली एलिट को हत्या और हत्या की कोशिश करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ब्रिटेन के इतिहास में ये पहली महिला थी जिसको इतनी बड़ी सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद इलाज के लिए बेवरली एलिट को रेम्पटन सिक्योर अस्पताल में भेज दिया गया। बेवरली एलिट के पकड़े जाने के बाद ग्रैंथम एंड स्टीवन हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में बच्चों की भर्ती वर्जित कर दी गई और वार्ड नंबर 4 के सभी उपकरण दूसरे अस्पताल को दे दिए गए। कई मासूम बच्चों की मौत का राज खुल गया था और एक सीरियल किलर भी हिरासत में थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस हॉस्पिटल में जिंदगी दी जाती है वहां मौत दी जा रही थी और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि कातिल उनके बीच में ही छिपा है। यही लापरवाही मासूम बच्चों की मौत का कारण भी बनी। एक के बाद एक कई बच्चों की मौत और तबीयत बिगड़ने के आधार पर हॉस्पिटल प्रशासन ने नर्स बेवरली एलिट से पूछताछ की होती तो यकीनन एक भी बच्चे की मौत नहीं होती।